मैनेजमेंट में डिसीजंस को चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वो फॉरबिडन कि बिल्कुल जो डिसीजन लिख दिए गए वही डिसीजन फॉलो होने हैं, लेकिन हम कुछ सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम अपने चेंजेस भी ला सकते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स ऑल्सो। अब मेरा पर्सनल भी है, अगर मैं मान लो एक मैनेजर हूँ या एक एम्प्लॉई हूँ, तो एम्प्लॉई है तो मैं मैनेजर से मोटिवेट होता है, और मैनेजर है तो वो सीनियर डीएम और सीईओ से मोटिवेट होता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनका नेक्स्ट गोल सीईओ बनना होता है या ओनर ऑफ कंपनी बनना होता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, मेरे अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव होते हैं। उसके बाद हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये मैंने पहले बता दिया कि अगर हम पॉल्यूशन नहीं करते हैं, हम बेस्ट क्वालिटी बढ़ाते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, तो हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट भी होती है। क्लियर, यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस, देखो ये बिल्कुल छोटा सा ओवरव्यू दे सकती हूँ इसका मैं, इसको बाकी आप डीप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। साइंस कैसे है ये? साइंस कहने का मतलब है, जैसे हमने 11th में पढ़ा था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या था, एक पर्टिकुलर रिजिड लिखे हुए हमारे वो होते हैं, सिस्टमैटिकल नॉलेज दी होती है, उसमें एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं और यूनिवर्सली वो वैलिड होते हैं। ये तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो कि सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, उसमें एक्सपीरियंस बेस्ड प्रिंसिपल होते हैं, और वो सब जगह, हर जगह दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी हम इंडस्ट्री हो, एनजीओ हो या हमारी कंपनीज हो, हर जगह वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो साइंस हमारे रिजिड कोर्स पर एक पर्टिकुलर फार्मूला पर वर्क करती है, तो सेम एज इसमें भी हमारे मैनेजमेंट के कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल होते हैं, इसलिए इसे हम काफ़ी हद तक साइंस भी मान सकते हैं। आर्ट, अब आर्ट कैसे है? जिस तरह से हमारी थियोरेटिकल नॉलेज मिल गई हमें अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, हमने मैनेजमेंट का कोर्स किया, मैनेजमेंट से हमें क्या हुआ कि हमें नॉलेज मिल गई, तो उससे हम अब हमने उनको मैनेजमेंट को हमने अप्लाई भी किया। इसमें हमें क्या है, आर्ट कैसे है, देखो एक थियोरेटिकल नॉलेज होती है। थियोरेटिकल नॉलेज का मतलब कि हमारे पास मैनेजमेंट की बहुत सारी लिटरेचर्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, जिससे हम वेरियस आइडियाज़ मैनेजमेंट के ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी मैनेजमेंट जो है, इसमें क्या है, इसके अपने फीचर्स को भी हम इसमें पोजेस कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको सेकेंड चैप्टर में दिया है कि 2 पर्सनस हैं, ए और बी। एक जो है बिल्कुल वो मिलिट्री मैन है, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, और एक बिल्कुल लीनियंट है। तो हमें उस कंडीशंस में क्या है, हमारी पर्सनल एप्लीकेशंस भी अप्लाई करती हैं कि हम काम को किस तरह से करवा सकते हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, हमारी कंटिन्यूटी हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उससे कई नए नए आइडियाज़ और नए नए फीचर्स हम स्किल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशन कैसे हैं, मैनेजमेंट का प्रोफेशन हमारा कैसे है, इसके लिए हमें क्या कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, उसमें वही आ गया, हमारे पास थियोरेटिकल नॉलेज बहुत सारी होती है, हमारे पास बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं जिनसे हम मैनेजमेंट की नॉलेज ले सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज का मतलब क्या होता है, इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डिग्री लेनी होती है, तो उस पर्टिकुलर डिग्री को लेने के लिए हमें एक पर्टिकुलर कोर्स करना होता है, और उसके लिए प्रॉपर एक एंट्रेंस होती है, उसके लिए प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं। तो अल्टीमेटली जो उसमें बेस्ट कर पाता है वही आगे जा पाता है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं बहुत सारी हमारी, जैसे ICAI है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो गई, हमारी AIMA है, AIMA होती है ऑल इंडिया मैनेजमेंट, AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। और ये देखो यहाँ आपको टूल किट में दे रखी हैं टॉप 13 मेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जहाँ से आप मैनेजमेंट के कोर्स कर सकते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इनके लिए हमें करने क्या क्या होते हैं, ऑलरेडी हमारे जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशंस हैं इसके लिए लॉ है, मेडिकल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेडिकल का यहाँ क्या काम आ गया, मेडिकल का यहाँ पर हमें प्रॉपर एक डॉक्टरी नहीं है, यहाँ पर हम जो ये मेडिकल करते हैं वो मैनेजमेंट रिलेटेड मेडिकल होता है। सर्विस मोटिव, और मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, सर्विसेज देना, क्योंकि मैनेजर खुद कोई काम थोड़ी ना करते हैं, वो तो हमें गाइड ही करते हैं। और वो गाइड कैसे कर पाते हैं, वो गाइड कर पाते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर, अपनी बुकिश नॉलेज पर, अपनी थेरेटिकल नॉलेज पर, इस तरह से वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों ही हैं, लेकिन कुछ इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। उसके बाद आ गया लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेवल कौन कौन से होते हैं, लेवल्स की अगर बात करें तो पहले हम मैनेजमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल। मैनेजरियल वो होती हैं जिसमें सभी तरह के मैनेजर आ जाते हैं,
जिसमें चाहे हमारा CEO, DMO, सुपरवाइज़र हो, ये सभी आ जाते हैं। और नॉन मैनेजरियल वो होते हैं जिसमें हमारी जो सेकंड लेवल आता है, मिडल लेवल और लोअर लेवल आ जाता है। मिडल लेवल जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, जिसमें हमारे फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, और वो लोअर लेवल से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं हमारा काम करवाने के लिए। तो देखिए ये रहे हमारे नंबर ऑफ़ लेवल्स, हमारे देखो टोटल 3 लेवल्स हैं। 3 लेवल्स में से हमारे ये आ गए हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे आ गया मैनेजरियल, और ये आ गया नॉन मैनेजरियल। पहले 3 लेवल जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसमें मैनेजरियल होते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन मैनेजरियल, जिसमें हमारे वर्कर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल 4 प्लेटफॉर्म बना दिए इन्होंने, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल और प्लेटफॉर्म एरिया। टॉप लेवल जो होते हैं वो हमारे इसमें हमारे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे हम CEO कहते हैं, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सारे आ जाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को पहले स्टार्ट करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसके बाद उनके लिए रिगार्डिंग कि इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें किस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, पॉलिसीज़ बनाना। पॉलिसीज़ बनाने के बाद उन्हें एक्टिविटीज़ डिसाइड करनी है कि हम कहाँ से सेल करेंगे, कहाँ से परचेज़ करेंगे, क्या प्रोडक्शंस होंगी, रिसर्च हमारी क्या क्या होंगी, और उसके बाद होगा उनका असेंबल कि हम सारे रिसोर्सेज जो है वो कहाँ से कैसे अरेंज करेंगे, लाइक कैपिटल, रॉ मटेरियल, फिक्स्ड एसेट्स, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। उसके बाद जो है हमारा जो काम है वो प्रोग्रेस में लाया जाएगा और उसे को क्लोजली मॉनिटर कैसे और कब किया जाएगा ताकि हमारा जो प्रॉपर रिजल्ट है वो अचीव किया जाए। अप्रूविंग बजट, और जितना हमारे पास कैपिटल है उसमें कितना कैपिटल हमने फिक्स्ड एसेट्स पर इन्वेस्ट करना है, कितना हमें रॉ मटेरियल पर खर्च करना है, कितना हमें एम्प्लॉयज़ के लिए रखना है, कितना हमें रिजर्व्स में रखना है, ये सब चीज़ें की बजट अप्रूव करना हमारे टॉप लेवल का काम होता है। मिडल लेवल में हमारे क्या कौन कौन आ जाते हैं, मिडल लेवल में भी हमारे मैनेजर्स ही होते हैं जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड होते हैं। डिपार्टमेंट बांट दिए हमने जैसे क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल एरिया का अलग बांट दिया, वर्क इन प्रोग्रेस एरिया को अलग बांट दिया, उसके बाद हमारे फाइनेंशियल हेड्स अलग हैं, हमारे फंक्शनल हेड्स अलग हैं। तो इन सबको अलग अलग बांटने के बाद उनको हमने काम दे दिया। वो काम करने के बाद वो क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं हमारे लोअर लेवल यानी कि हमारे वर्कर्स से, और वो क्या करवाते हैं, सारी जितनी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट कराते हैं। इंटरप्रेट कराने का मतलब है कि उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं ताकि कम से कम कॉस्ट पर हम अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन कर सकें। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ताकि वो अपनी एक आउटलाइन ड्राइव की जाती है कि इस आउटलाइन तक, इस टाइमलाइन तक हमें ये अमाउंट प्रिपेयर करना है। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, उनको उस गोल को अचीव करने के लिए हम कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, अब किस को क्या क्या काम देना है, कौन सबॉर्डिनेट होगा, कौन सुपरवाइज़र होगा और कौन वर्कर, किसको क्या काम दिया जाएगा, ये जॉब्स डिसाइड करना। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, समय समय पर उन्हें मोटिवेट करते रहना। फिर क्रिएटिंग कोऑपरेशंस, और उनके बीच में आपस में कोऑपरेशन बनाकर रखना, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना। उसके बाद लोअर लेवल में हमारे सारे वर्कर्स आ जाते हैं जो हमारे मेन, जो हमारी फोर्स होते हैं हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। सबमिटिंग वर्कर ग्रीवियंसेस का मतलब है क्या है कि हम जितने भी हमारे मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, वो मिडिल लेवल के मैनेजर जो हैं उनके साथ, वर्कर्स के साथ एक अच्छा सा सिनेरियो क्रिएट करके रखते हैं। इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाता है उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाती है, इंश्योर किया जाता है दैट यू आर सेफ हेयर। और उनकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उनको प्रमोट करने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए में हेल्प करते हैं। इनवाइटिंग सजेशंस, और उनकी तरफ से कोई सजेशंस आते हैं तो वो मिडिल लेवल वाले एक्सेप्ट करते हैं और हायर लेवल को पहुंचाते हैं। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप, और आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। वैसे फंक्शंस ही रह गए हैं इसके, और कोऑर्डिनेशन हमारा एक चैप्टर प्रॉपर आएगा तब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। तो ये फंक्शंस भी पढ़ ही लेते हैं। फंक्शंस हमारे क्या क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग, प्लानिंग मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें क्या है, थिंकिंग बिफोर हैंड, हाथ में कोई काम लेने से पहले ही सोचना, उसे कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है, जैसे मान लो आपने कल स्कूल आना है, तो आप रात को डिसाइड करके सोओगे कि मैं या तो आप रात में ही बैग पैक करके सोओगे, या आप ये डिसाइड करके सोओगे कि सुबह इतने बजे मैं उठूँगा, इतने बजे एक्सरसाइज करूँगा, इतने बजे नहाऊँगा और ये बैग पैक, फिर ब्रेकफास्ट और फिर मैं बस पकड़ लूँगा। तो ये मेरा प्री डिसाइडेड है सारा नेक्स्ट डे के लिए काम। तो ये सारे इसी तरह से अगर हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर उसके लिए क्या क्या हम एक्शन लेंगे, फिर उसके ऑल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं, यानी बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए फिर उनके लिए हमें एक प्रीमाइस भी चाहिए, यानी कोई एक बिल्डिंग भी चाहिए, फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव फोर्स यानी वैल्यूएट करने के लिए एम्प्लॉयज़ हो गए, वो प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, फिर फॉलोअप्स लेने हैं, ये सब चीज़ें पहले ही डिसाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हो गया ऑर्गेनाइजिंग। जब हमने प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद इन सब आइडियाज़ को कलेक्ट करने के लिए जो ग्रुप ऑफ पीपल्स चाहिए उनको कलेक्ट करना, उनको पूरा होल प्रोजेक्ट बताना, उनके साथ इंटरेक्ट करना और उन्हें वेरियस पोस्ट पर अपॉइंट करना। तो ये हमारी क्या हो गई, इंटरेक्शन ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद स्टाफिंग में हमारे वही आ गया कि मैंने न्यूज़पेपर में दे दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, तो उसमें मैंने क्या मैन पावर की रिक्वायरमेंट को देखूंगा सबसे पहले कि मुझे कितनी मैन पावर चाहिए, फिर उनका सिलेक्शन किया जाएगा, उनको रिक्रूट किया जाएगा। रिक्रूट करने का मतलब है पहले हम सबको अप्लाई करवा लेंगे और फिर उनसे हम क्या है डेमो ले सकते हैं, हम उनसे उनकी डिग्रीज दे सकते हैं, फिर उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उनकी प्लेसमेंट की जाएगी कि वे किस डिपार्टमेंट के लिए बेटर रहेगा। फिर उसमें हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देंगे, उन्हें कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल देंगे। अप्रेजल्स का मतलब होता है भी प्रशिक्षण ही होता है। उसके बाद प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग, देन कंपनसेशंस। उसके बाद आगे डायरेक्ट करना, किसी को एक रास्ता दिखाना कि मेरा ये गोल है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो यू हैव टू अचीव दिस गोल बाय दिस वे। तो वो जो हम डायरेक्शन दिखाते हैं दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग। तो वो डायरेक्शन कैसे होगी, उन्हें गाइड किया जाएगा, उन्हें उनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, उन्हें इंस्पायर किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले सुपरविजन, उनके रूटीन वर्क को मॉनिटर करना। कम्युनिकेशन, उनके आइडियाज़ को लेना और उन पर अगर वो अच्छे लगे तो उनको मतलब शाबाशी देते हुए उनको रिकॉग्नाइज करवाते हुए उनको इम्प्लीमेंट करना। लीडरशिप, उसमें से किसी ना किसी को लीड करने के लिए इन्फ्लुएंस कर देना ताकि वो ज़ील यानी और भी ज़्यादा ज़ील यानी और भी ज़्यादा खुशी से काम कर सके। मोटिवेट करते रहना बीच बीच में। और मोटिवेशन जो हैं वो डायनामिक हो सकते हैं, मॉनिटरी भी और नॉन मॉनिटरी भी। मॉनिटरी यानी कि जब अचीवमेंट हुई तो बोनस दे दिया, और या फिर उसे 4 लोगों में कह दिया कि देखो इसने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग क्या है कि अल्टीमेटली फिर भी सबके ऊपर एक कंट्रोल बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा ये एम्प्लॉय मेरा बहुत अच्छा है तो मैं अब इस पर अपनी कमांड छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके ऊपर हमारा कंट्रोल बना रहना चाहिए। और वो कंट्रोल क्यों बनाए रखना है, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमें सेट करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कल तो मैंने इस पर्सन को क्या कहते हैं रिकॉग्निशन दी थी, तो वो ये समझ रहा है कि अब मैं तो जो मैनेजर का है जो वो पक्के वाला एम्प्लॉय बन गया, बढ़िया वाला। तो अब वो क्या करेगा कि काम में लूज़ हो सकता है कि कोई नहीं सर मुझे कुछ नहीं कहेंगे, ही लाइक्स मी वेरी मच। तो ऐसा नहीं होगा, वो अपने स्टैंडर्ड्स बना कर रखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे, उनका कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंसेस का स्टैंडर्ड के साथ। फिर उन्हें एनालाइज करेंगे डेविएशंस की, कमियाँ कहाँ आई काम में, हमारे टोटल गोल अचीवमेंट में कमियाँ कहाँ आई, फिर उन पर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। सो दिस इज़ योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। कोऑर्डिनेशन इसमें नेक्स्ट टॉपिक है और इस पर पूरा एक चैप्टर भी है, तो वो हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे, वहीं पर क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।